have to consider the revenue and expenses of the concerned year. Let me go back. This is matching principle. तो 11 जनरल प्रिंसिपल्स में हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है. ध्यान से सुनो, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है. लेकिन जिस साल का, मान लो कि हमारा जो करंट ईयर चल रहा है दैट इज 2019, सॉरी, ठीक है जी, दैट इज 2019. मेरा अकाउंटिंग ईयर कौन सा चल रहा है? 2019. तो 2019 में मुझे बहुत सारे रेवेन्यू हुए होंगे और मेरे बहुत सारे खर्चे भी होंगे. लेकिन बेटा जी ऐसा जरूरी तो नहीं है कि 2019 वाले ईयर में मुझे रेवेन्यू भी सिर्फ 2019 का ही हुआ हो. कुछ रेवेन्यू मुझे 2018 का भी तो हो सकता है, जो पिछले साल रह गया था. 2019 का तो हुआ ही हुआ होगा. और कुछ मान लो अगले साल की इनकम आ गई, 20 की, 21 की, 22 की. ऐसे ही एक्सपेंसेस में हो सकते हैं कोई पुराने खर्चे हो या कुछ खर्चे प्रीपेड हो. तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस उसी ईयर का करेंगे जिस ईयर का आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर मैं प्रॉफिट 2019 का कैलकुलेट कर रही हूँ, मेरे अकाउंट्स में जो रेवेन्यू आया हुआ है इस साल 2019 में, वो 2019 का भी आया हुआ है, 18 का भी, 20 का भी, 21 का भी, 22 का भी. तो मैं सारे कंसिडर नहीं करूंगी, मैं सिर्फ 2019 वाला रेवेन्यू कंसिडर करूंगी. सेम इसी तरीके से एक्सपेंसेस 18 के भी हैं, 19 के भी है, 20 के भी है. लेकिन जब मैं एक्सपेंसेस माइनस करूंगी तो सिर्फ 2019 के ही एक्सपेंसेस माइनस करूंगी, बाकी एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं करूंगी. यही मैचिंग प्रिंसिपल कहता है. मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप कोई भी अकाउंटिंग ईयर की बात करते हो तो उस अकाउंटिंग ईयर के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में अगले और पिछले साल के भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं. बट जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हो तो आप जिस साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो उसी साल के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आप कंसिडर करोगे. अगर आपको कोई पिछला या अगले एक्सपेंसेस या रेवेन्यू है तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे. लिखिएगा एक लाइन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल. हम फेयर लैंग्वेज देख लें. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, और डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, हम तो सुन ही रहे हैं जो जो आप बोलोगे बच्चे. प्रिंसिपल का नाम है मैचिंग प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, accounts are prepared ज्यादा बड़ा हो गया था ना. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, accounts are prepared periodically. accounts are prepared periodically. हम एक एक साल के अकाउंट्स बनाते हैं, ये तो आपको पता है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, accounts are prepared periodically. Thus, it is necessary to match, matching है ना, it is necessary to match revenue and expenses of only that period of which profit is getting determined. According to this principle, accounts are prepared periodically. Thus, it is necessary to match revenue and expenses of only that period of which profit is getting determined. Next line. So that correct profit or loss, ये तो भाई भाई होते हैं. So that correct profit or loss can be measured. Can be measured. नेक्स्ट लाइन, सोच समझ के. रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस
चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड हो, अगर वो उस साल के हैं तो वो कंसिडर होंगे ही होंगे। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस of certain period will be considered rather they are in cash or outstanding क्रेडिट आपकी भाषा में, चाहे कैश में हो चाहे अभी उधार हो, rather than they are in cash और क्रेडिट मत लिखो आप लिखो और आउटस्टैंड, वैसे तो ड्यू लिख लीजिए, ये फिर भी चलेगा, कैश और ड्यू। अब लिखिए एक क्वेश्चन, अभी तक आपने न्यूमेरिकल नहीं किया ना, अब न्यूमेरिकल करके दिखाओ। According to this principle, accounts are prepared periodically. Thus, it is necessary to match revenue and expenses of only that period of which profit is getting determined, so that correct profit or loss can be measured. Revenue and expenses of certain period will be considered. Rather, they are in cash or due. चाहे इस साल के कैश हो, चाहे इस साल के ड्यू हो। क्या समझाना चाहती हूँ कि मैंने आपको ये कहा था कि आप रेवेन्यू कंसीडर करोगे 2019 का, चाहे वो रिसीव्ड हो चाहे अनरिसीव्ड हो, डजंट मैटर। आप एक्सपेंसेस कंसीडर करोगे 2019 के, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो। चलो मैं इसके आगे भी लिख देती हूँ, मुझे दोनों तरीके के रेवेन्यू कंसीडर करने हैं 2019 के, चाहे रिसीव्ड हो चाहे अनरिसीव्ड हो, एक्सपेंसेस चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो, डजंट मैटर। देखो रेवेन्यू चाहे रिसीव्ड हो चाहे अनरिसीव्ड हो, एक्सपेंसेस के साथ चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो, अगर वो 2019 के हैं तो वो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। रिमेम्बर दैट। कोई डाउट है तो बताओ। दी जैसे कि आपने लिखा है कि जो रेवेन्यू है वो चाहे हमें रिसीव्ड हो चाहे नहीं रिसीव्ड हो, हम उसको नोट डाउन कर लेंगे अगर वो 2019 के हैं। बट ये तो फिर उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा ना, कि जिसमें था कि हमारा जो प्रॉफिट है उसको हमें पहले नहीं करना। जैसे हमने, आप कह रहे हो कि पैसा अगर हमें इस साल आना है, बट अगर सपोज वो इस साल नहीं आता तो हमने तो पहले से प्रॉफिट अपना अज्यूम करके हम बैठ गए कि हमारा पैसा आना है, बट आता वो नहीं है पैसा। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। उस प्रिंसिपल का नाम था प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, और उसमें ये हाँ लिखा था बच्चे कि रेवेन्यू जो भी आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जो भी आपको एक्सपेक्टेड आपको सॉरी जो भी आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लगता है कि ये मुझे अचानक से हो सकता है, उसको आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये जो प्रॉफिट मैं निकाल रही हूँ ये मैं ईयर के एंड में निकाल रही हूँ, और हर साल ईयर के एंड में तो हम प्रॉफिट निकालते ही हैं, और हर साल जब हम ईयर के एंड में प्रॉफिट निकालेंगे तो हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करेंगे, जिसमें हम वो रेवेन्यू कंसीडर करेंगे जो मुझे मिल गया प्लस जो मुझे नहीं मिला और आगे आने वाले सालों में मिलेगा, उसको मैं बुक्स में तो लिखूंगी ना बच्चे। और वो जो रेवेन्यू था वो वाला रेवेन्यू था जो आप उसकी बात कर रहे थे, जिसकी आप बात कर रहे हो, जो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन का मतलब है, अनसर्टेन व्हाट डू मीन बाय अनसर्टेन? अनसर्टेन मींस जो अभी पता नहीं है। आप म्यूट करो, मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। अन हाँ जी सुनिएगा, वो डिस्टरबेंस की वजह से आप समझ नहीं पा रहे होगे। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है बेटा जी। ये जो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं ये हम ईयर के एंड में निकाल रहे हो, और हर बिजनेसमैन ईयर के एंड में प्रॉफिट निकालता ही है। अब आप ये कह रहे हो कि दीदी इसमें फिर हम अनरिसीव्ड वाला रेवेन्यू क्यों जोड़ रहे हैं, क्या पता वो बाद में मिले ही ना। और प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कहता है डू नॉट प्रिपेयर फॉर एनी प्रॉफिट बट प्रिपेयर फॉर लॉस। वो प्रॉफिट के लिए कहता है, ये रेवेन्यू है, और वो प्रॉफिट वो होता है जो हमें अचानक से होने वाला होता है, जैसे बेड डेट रिकवर्ड, अचानक से कहीं पैसा आ जाएगा। ये मेरा वो वाला रेवेन्यू अनरिसीव्ड है जो मुझे पता है कि आएगा ही आएगा, इसमें मेरे कोई लॉस के चांसेस नहीं है, तो मैं इस वाले रेवेन्यू को कंसीडर करूंगी। वो प्रिंसिपल अलग है, ये प्रिंसिपल अलग है। ये प्रिंसिपल प्रॉफिट के बारे में है, और वो वाला प्रिंसिपल था अनअसर्टेन प्रॉफिट्स के बारे में। अनसर्टेन प्रॉफिट का मतलब होता है जैसे मान लो आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, पता नहीं आप हारोगे कि जीतोगे, ये वो उसके बारे में था। और ये उसके बारे में है जो आपके बिजनेस में नॉर्मल इनकम होती है, सेल, ये उसके बारे में। दिस इज अ डिफरेंस। फिर भी हम और डिस्कशन करते हैं, पहले मैं एक क्वेश्चन करा दूं, आप फटाफट से लिखिएगा सब लोग क्वेश्चन, ये नोट होने के बाद एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। लिखिएगा रेवेन्यू इन
2019। देखते हैं आप सॉल्व करोगे कर पाओगे कि नहीं। पहला क्वेश्चन है मेरी तरफ से, आई होप हो जाएगा। रेवेन्यू इन 2019, 2019 के मैं आपको कुछ रेवेन्यूज दे रही हूँ, लिखिएगा। 20,000 ब्रैकेट में 2018, 15,000 ब्रैकेट में 2017। बी क्विक, एग्जाम्पल की फॉर्म में भी लिखना ही है तो इसलिए लिख लो फटाफट। 20,000 2018 का रेवेन्यू है, 15,000 2017 का रेवेन्यू है, बीच में कॉमा। ठीक है जी। उसके बाद है 12,000 2019 रिसीव्ड, ये रिसीव हो चुका है। 12,000 रुपए 2019 के हैं और रिसीव्ड है, कॉमा। 17,000 2020, कॉमा 4,000 2019 अनरिसीव्ड, अभी तक रिसीव नहीं हुए। चलिए अब लिखिएगा एक्सपेंसेस। क्या क्या खर्चे करे आपने 2019 में, समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। एक्सपेंसेस इन 2019, 2,000 रुपए आपने खर्च करे 2018 के, आपके रुके हुए थे वो आपने पे कर दिए। 3,000 रुपए 2019 के पेड है, पेड है। 1,500 रुपए 2020 के, कॉमा 1,200 रुपए आपने कोई खर्चा 2021 का पे करा है, और लास्ट 1,500 सॉरी क्या वैल्यू दूं, 1,400 2019 के हैं बट अनपेड है। कैलकुलेट प्रॉफिट, सोच समझ के फटाफट से बताइए प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ रही है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट क्या है अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल, निकालो। याद रखना 2019 का प्रॉफिट निकाल रहे हो आप, लिख देती हूं मैं ब्रैकेट में, मुझे 2019 का प्रॉफिट चाहिए। चलिए बी क्विक। दी 11,600। 11,600 और कोई आंसर? 11,600 सेम है। सेम। और बेटा जी सबका यही है? बोलो भाई और बहनों, बी क्विक। $11,600 एक आंसर मिला है हमें। हर्षिता आपका ही था ना 11,600? हाँ जी दीदी। नवजोत आंसर, अर्जुन आंसर, शिवांश, तरंग, उमंग, वृंदा।
11,600 ही है, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। अर्जुन आंसर। तरंग उमंग आंसर नहीं आया आपका अब तक, ऐसे ऐसे हो गया। 11,600 दीदी सेम है, सेम सेम है, सेम सेम। सेम है। ओके वृंदा, आपका भी सेम है। शिवांश, सेम आ अर्जुन, अच्छा एक चीज पे आते हैं, जैसे बेटा जी ये हो गया हमारा 2019 का रेवेन्यू है, हमें रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करना है। तो अगर मुझे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करना है तो 20,000 तो कंसिडर ही नहीं होगा, वो 2018 का है। 15,000 भी कंसिडर नहीं होगा, 2017 का है। टाइम नहीं मिला। 12,000 तो कंसिडर होगा, 2019 का है, बताओ होगा कि नहीं होगा। 12,000 रेवेन्यू में कंसिडर होगा। 17,000 2020 का है, ये भी कंसिडर नहीं होगा। 4,000 होगा कि नहीं होगा, चलो आप लोग बताइए, बी क्विक। होगा। होगा। और आंसर्स जल्दी जल्दी। दी होगा। होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था दीदी। कि 2019 का रेवेन्यू चाहे रिसीव्ड हो चाहे अनरिसीव्ड हो, डजंट मैटर, 2019 का तो है ना। अब चाहे कभी भी मिले, इनकम इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन ड्यू बेसिस, ये तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी बोलता है। अब आ जाओ एक्सपेंसेस पे, इस पे हर्षिता रेवेन्यू रिकॉग्निशन लग रहा है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ऑन ड्यू बेसिस। अब आ जाइए एक्सपेंसेस पे, 2018 वाले कंसिडर नहीं होंगे, 2019 वाले 3,000 कंसिडर होंगे, 1,500 रुपए जो 2020 के हैं वो भी नहीं होंगे, 1,221 के हैं ये भी नहीं होंगे, 1,400 कंसिडर होंगे, चाहे 2019 के हैं, चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो, डजंट मैटर। ठीक है बेटा जी, इसी के साथ हमारा रेवेन्यू का टोटल हो गया 12 और 4 16,000। 16,000 आ गया रेवेन्यू का टोटल, और एक्सपेंसेस का टोटल आ गया है 4,400। 16,000 माइनस 4,400, बिल्कुल सही आंसर था आपका 11,600। 11 12 14 15 16, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है 11,600। इस प्रिंसिपल का नाम होता है बेटा जी मैचिंग प्रिंसिपल। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं प्रिंसिपल के, कहीं आप सोचो ये जैसे न्यूमेरिकल है, ऐसे पेपर में भी न्यूमेरिकल आ जाएगा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है। 11,600 इज अ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आखिरी प्रिंसिपल 11 जनरल प्रिंसिपल्स। हाँ जी बोलिए। दी जो रेवेन्यू रिसीव हो जाता है और रिसीट ही तो कहलाता है। हाँ जी रिसीट ही कहलाता है, बिल्कुल रिसीट कराता है। बस ये है कि रिसीट दो तरीके की हो जाती है, एक रेवेन्यू नेचर की, एक कैपिटल नेचर की। तो कैपिटल नेचर वाली रिसीट होती है जो एसेट्स को बेच के आती है, और ये रेवेन्यू रिसीट है। जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हम रेवेन्यू रिसीट्स कंसीडर करते हैं, मतलब जो रिकरिंग नेचर वाली है, जो एसेट्स को बेच के पैसा आता है वो हम प्रॉफिट निकालते हुए कंसीडर नहीं करते बच्चे। जैसे मान लो इस साल मैंने कोई एसेट बेचा, उससे पैसे आ गए, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मेरा रेवेन्यू बढ़ गया, ये कैसा रेवेन्यू है, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए जो रिसिप्ट होती है वो दो तरीके की होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। प्रॉफिट निकालते वक्त हम रेवेन्यू रिसीट्स को कंसीडर करते हैं। ये जो एक्सपेंसेस कंसीडर हो रहे हैं ये भी रेवेन्यू नेचर के, मतलब कि एक सिंपल सी बात है, जो बिजनेस से रिलेटेड है वो रेवेन्यू रिसीट है, और कैपिटल रिसीट वो है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बस सिंपल सी बात है। और रिसीट तो टोटल होता है दोनों का, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। और बताइए, डन? दोबारा समझाना है बेटा जी या क्लियर हो गया? क्लियर। रिसिप्ट वर्ड बड़ा है, रिसिप्ट के अंदर दो रिसिप्ट आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हेडिंग डालिएगा, लास्ट प्रिंसिपल है आपका फाइनली, 11 जनरल प्रिंसिपल्स का लास्ट प्रिंसिपल, 11 प्रिंसिपल डुअल एस्पेक्ट, अजीब अजीब से नाम, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल।
डन। हाँ जी, आई होप आज हम 2 ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमारे अकाउंट्स में हमेशा काम आएंगे। चलो फटाफट से पढ़ते हैं। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल? बड़ा ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, आप फटाफट से बोल देना, हम फटाफट से खत्म कर देंगे। अकाउंट्स में रटा हुआ है आपको, आई नो। अकाउंट्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये है पहला क्वेश्चन। ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स में अगर देखो बड़े सिंपल जाता है, अकाउंट्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बेटा जी। और व्हाट इज ट्रांजैक्शंस? आई होप यू ऑल रिमेम्बर। ट्रांजैक्शन मींस जो कितने लोगों के बीच में होती है? 2 लोगों के बीच में। यही डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या रिकॉर्ड करते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। और हर ट्रांजैक्शन के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। ट्रांजैक्शन के हमेशा 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। कभी भी सिंगल एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होती। आपने मुझे फीस दी तो मेरे पास फीस आई, आपके यहाँ से गई। मैंने आपको सामान बेचा, आपने मुझे पैसे दिए, मेरे यहाँ से गुड्स गए। मैंने अपनी गाड़ी आपको सेल कर दी, तो आपके पास से कैश गया, मेरे पास से गाड़ी गई। दुनिया में हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। आप बता दो कोई जिसका एक होता हो। मैं तो कहती हूँ किसी किसी के 3 भी होते हैं, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 एस्पेक्ट तो होते ही होते हैं, क्योंकि 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है। ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो दोनों पार्टीज की तरफ से एक एक एस्पेक्ट होता है। तो ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन में, दुनिया में हर ट्रांजैक्शन में के 2 एस्पेक्ट होते हैं। और अकाउंट्स में बच्चे उन 2 एस्पेक्ट्स का नाम होता है, अब आपकी अकाउंट्स यहाँ से शुरू हो गई, उन 2 एस्पेक्ट्स का नाम होता है, एक का नाम होता है डेबिट और दूसरे एस्पेक्ट का नाम होता है क्रेडिट। और पूरी अकाउंट्स इसी डेबिट क्रेडिट पे टिकी हुई है। तो अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक का नाम होता है डेबिट और एक का नाम होता है क्रेडिट। एंड बेटा जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। अब ये क्या बोला? सही तो बोला, क्या गलत बोला बताओ? कुछ गलत बोला हो तो। अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है। ट्रांजैक्शन मस्ट बी मॉनेटरी, और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे ही होंगे, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। एग्जाम्पल ये लो, एग्जाम्पल आपने पेन बाय किया, राम, ऐसे नहीं लिखूंगी, ठीक है ऐसे लिखूंगी, राम बाइज पेन फ्रॉम श्याम। राम ने पेन बाय किया, और राम ने पेन किससे बाय किया? श्याम से। 500 रुपए का, 50 रुपए का, 500 का ज्यादा हो गया, 50 रुपए का पेन बाय किया। अब बताओ इस ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट है? 2 एस्पेक्ट है। अब सोचो फटाफट से कौन से 2 एस्पेक्ट है? बोलिए बोलिए, जिसे जिसे जो याद आ रहा है बोल सकता है। इस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट है। कौन से 2 एस्पेक्ट है? राम के लिए 50 रुपीज की परचेज है। सोच लो बेटा जी, कुछ बोल दो। राम के लिए 50 रुपीज की परचेज है और शाम के लिए 50 रुपीज की सेल है। समझ आया? राम के लिए 50 रुपीज की परचेज है, शाम के लिए 50 रुपीज की सेल है। अगर देखा जाए तो इस एस्पेक्ट का नाम है डेबिट, इस एस्पेक्ट का नाम है क्रेडिट, एंड बोथ शुड ऑलवेज बी इक्वल। ये तो मैंने आपको कहा, परचेज वाला एस्पेक्ट होता है डेबिट, तो इसलिए दोनों एस्पेक्ट्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अकाउंट्स में हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बच्चे। हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक चीज और करना चाहूंगी, इसको यहां से हटा के, ऐसे आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, मुझे अकाउंट्स में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। 2 एस्पेक्ट बताओ शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शाम के लिए 2 एस्पेक्ट्स क्या क्या है? राम बाइज पेन फ्रॉम श्याम। शाम के लिए 2 एस्पेक्ट क्या क्या है? सबसे पहला एस्पेक्ट शाम के लिए है कि पेन चला गया, पेन तो चला गया, पेन सेल, पेन गोज आउट। कितने वाला? 50 रुपए वाला।
₹50 का पेन चला गया। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि कैश आ गया, कैश कम्स इन। तो ऐसा ही तो होता है, एक चीज जाती है एक चीज आती है, ₹50 की। और देखो दीज बोथ आर इक्वल। अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर मैं राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं बच्चे, तो भी यही है, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है। राम के पास ₹50 का पेन आ गया और ₹50 का कैश चला गया। यानी कि अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक का नाम होता है डेबिट, एक का नाम होता है क्रेडिट, एंड बोथ आर ऑलवेज इक्वल।